नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। मैं आपके साथ मनीषा शर्मा। आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में मचे सियासी घमासान को लेकर। दरअसल अपना दल के की तरफ से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि उनका अपना दल कमेरावादी यानी कि पल्लवी पटेल के साथ अब कोई गठबंधन नहीं है, जिसका जवाब देने के लिए अपना दल कमेरावादी यानी अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि समाजवादी पार्टी अगर हमसे नाता तोड़ रही है तो इंडी गठबंधन जिन्होंने बनाया है वो जरा बताएं कि अपना दल के उसमें है यानी हम उसमें हैं या फिर नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आह्वान के बाद वो जुड़े थे, लेकिन अब वो ये बताए कि अपना दल कमेरवादी इंडी गठबंधन का हिस्सा है भी या नहीं। सबसे पहले आपको अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल का वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे उसमें वो कितना गंभीर हैं ये अब उनको बताना है। अब इस बात की नींव कहाँ से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया। तो आपने दोनों के बयान सुने, तो अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल का बयान आपने सुना, जिससे ये साफ है कि दोनों दलों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि सपा और अपना दल की बढ़ चुकी इस लड़ाई का शांत होगी, और सवाल ये भी होता है कि दोनों दलों के बीच ये जो सियासी घमासान है या फिर ये जो दूरियां हैं वो आखिरकार कब तक शांत होंगी। इस बीच दोनों दलों के बीच की ये लड़ाई कांग्रेस किसके साथ है ये भी एक बड़ा सवाल है। उसका क्या स्टैंड है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अगर विपक्षी गठबंधन किस तरीके से अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि पल्लवी पटेल को आपने सुना, पल्लवी पटेल ये कह रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर हम लोग गठबंधन में जुड़े थे और हम लोग तभी साथ आए थे। अब वो है हमें बताएं, यानी कि कांग्रेस या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने गठबंधन बनाया था, जिन्होंने आह्वान किया था, वही जरा बताएं कि हम इंडिया अलायंस में यानी हम आपके साथ हैं या नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई ये जो गठबंधन था यानी अपना दल के का गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ये मात्र 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए था, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नहीं था। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसे लड़ेगा इंडी तो कैसे जीतेगा इंडी, यानी इंडिया गठबंधन जिस संकल्प के साथ आगे चल रहा है वो संकल्प कैसे पूरा होगा। अखिलेश या फिर पल्लवी पटेल, कांग्रेस किसके साथ होगी, या फिर कांग्रेस इन दोनों दलों को आपस में लड़ाकर क्या साबित करना चाहती है। क्या ये बीजेपी के लिए और इजी नहीं हो जाएगा और आसान नहीं हो जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर वाकई में आपस में उत्तर प्रदेश में अगर क्षेत्रीय दल लड़ते हैं तो फिर कैसे जीतेगा इंडी गठबंधन।
तो देखिए अब ऐसे में इंडी गठबंधन अगर लड़ेगा तो कैसे जीतेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता तमजीद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहमान अवधेश पांडे बादल जी। सर आपका भी बहुत स्वागत है अवधेश जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आप चारों का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं इसकी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर करना चाहूंगी मनीष अग्रवाल जी आप के साथ, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये मात्र जो गठबंधन था वो विधानसभा चुनाव यानी 2022 के लिए था, 2024 के लिए नहीं। अब पल्लवी पटेल ये कह रही हैं कि भाई जिन्होंने आह्वान किया वही जरा बताएं, जिन्होंने इंडी अलायंस बनाया, जिन्होंने हमें न्योता दिया वही जरा बताएं कि अब हम इंडी अलायंस में है या नहीं है। तो कुल मिलाकर सवाल ये कि अगर ऐसे इंडी गठबंधन लड़ेगा तो जीतेगा कैसे? मनीषा जी देखिए, इंडी गठबंधन में नेतृत्व की कमी है स्टेट के एंड पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी। कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते सारे गठबंधन पार्टनर से अपने तरीके से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी पे छोड़ दी। अखिलेश यादव जी अगर उनसे अलाइन नहीं कर पाएंगे तो भी कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ होने से रोकना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं उनकी तरफ से इसमें कोई सार्थक कोशिश हो रही है। मैं फिर आज ये चाहूंगा कि इंडी गठबंधन जो है मजबूत होकर लड़े। विपक्ष को जरूर होना चाहिए देश में, विपक्ष के बिना देश नहीं चल सकता। लेकिन जब वो लोग छोटे पार्टनर्स को अकोमोडेट नहीं करेंगे, उनकी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वोटों का डाइवर्जन होगा, और वोटों का डाइवर्जन जो है वो हमेशा भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। अगर पल्लवी पटेल जी की कोई डिमांड थी उसके बाद भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को पीडीए होने के नाते रामजी सुमन जी को वोट करा था। उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में ये नहीं कहा कि हम सपा के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। तो अगर उनकी कुछ डिमांड थी तो अकोमोडेट करना चाहिए। बीजेपी भी अपना दल एस को 2 लोकसभा की सीटें देती है। आज अपना दल एस के पास 9 से 10 विधायक हैं क्षेत्र प्रदेश में, और अपना दल एस को बीजेपी ने एक एमएलसी की सीट भी दी है। तो इस तरीके से आपको उन्हें अकोमोडेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वोटों का ध्रुवीकरण नहीं रुकेगा तो ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रदेश के चुनाव में आप देख चुके हैं। आप देखिए कि बीजेपी ने छोटी छोटी पार्टियों को कैसे अकोमोडेट करा है। बाद में लोग कहते हैं कि उनके गठबंधन में इतने सारे लोग हैं जिनके पास क्षेत्रीय दलों को साथ लिया गया है और जिनके पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन उनका जनाधार है। उस जनाधार को बंटने नहीं देना। बिल्कुल। जैसे आप देखिए दारा सिंह चौहान को सिंगल सीट से हारने के बाद भी बीजेपी ने एमएलसी बना के मंत्री पद तक में अकोमोडेट करा है। और बल्कि देखिए सर, पल्लवी पटेल तो वो चेहरा है जो सिराथू से, कौशाम्बी से केशव प्रसाद मौर्य को हराया था जिन्होंने। तो ऐसे कैंडिडेट्स की अगर बात करेंगे तो फिर आगे चल के अगर उनको दरकिनार करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। क्यों तमजीद जी, आप के पास आते हुए, तमजीद जी अकोमोडेट करके चलना चाहिए भाई, साथ लेकर चलना चाहिए ना। आप अपने छोटे पार्टनर्स को अगर इस तरीके से नाराज करेंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे? देखिए नमस्कार। देखिए निश्चित रूप से पल्लवी पटेल जी बहुत ही शानदार नेता है और उनका कद बहुत ऊंचा है राजनीति में, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जब बनारस पहुंचे तो तभी पल्लवी पटेल जी हम लोगों के साथ थे। और समाजवादी पार्टी से भी उनकी क्या बातचीत बिगड़ी क्या नहीं बिगड़ी इसके जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। लेकिन निश्चित रूप से वो एक सेकुलर राजनीति, पीडीए की राजनीति की बहुत बड़ी अगुवाकार है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से जो भी प्रयास हो सके कांग्रेस पार्टी उसको करने का प्रयास करेगी कि पल्लवी पटेल जी हमारे साथ रहे और हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को 2024 का चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी से उनकी क्या बात बिगड़ी इसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं। हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। सहयोगी दल तो है ना आपके सर, लेकिन अगर आप लोग आपस में, या तो देखिए इससे एक मैसेज जाता है ना तमजीद जी कि या तो आप लोगों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आप लोग आपस में संवाद नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आपस में सहमति नहीं जता पा रहे हैं। तो यही तो वजह है ना कि आप ये कह रहे हैं कि इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। सर आप लोगों के द्वारा ये इंडी गठबंधन बनाया गया। देखिए मैंने ये भी कहा, शायद आप सुन नहीं पाई, मैंने ये भी कहा कि हम लोगों से जो भी प्रयास बन पड़ेगा पूरा प्रयास हम लोग करेंगे कि पल्लवी पटेल जी हम लोग के साथ मिलके और साथ में चुनाव लड़े। और ये कोई गठबंधन का मसला सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन में नहीं है। आप इस तरह देखेंगे जिस तरीके का घमासान भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है उसको आप लोग अलग नहीं कर सकती हैं। जिस तरीके से उनके चुनाव चिन्ह पे लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है,
गौतम गंभीर और सिन्हा जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, पवन जी ने टिकट वापस कर दिया। किस तरीके का घमासान मचा हुआ है। पंजाब में उन पार्टियां छोड़ के चली गई, तमिलनाडु में पार्टियां छोड़ के चली गई, जो घमासान मचा हुआ है ठीक उसी है, का नतीजा है कि अवधेश आज जी से मैं जवाब ले इलेक्टोरल लेती हूँ इसका। ठीक है अवधेश जी, ये केवल इंडी गठबंधन में नहीं है, ये जो बिखराव आप लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन तो सिर्फ टूट की तरफ जा रहा है, इसमें बिखराव है, ये आप लोगों के साथ भी है। देखिए, जब बात अपना दल की हो रही हो, समाजवादी पार्टी की हो रही हो, तो केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही इसे समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी निहायत प्रांतीय पार्टी है और ये केवल प्रांत की चर्चा छोड़ करके पूरे देश की चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं करते। समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है और इसी के कारण इनके जितने भी पार्टनर्स हैं वो टूट करके जा रहे हैं। क्या हुआ इनके साथ? नहीं, पर अखिलेश यादव तो कहते हैं हम तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ है, पीडीए फॉर्मूला उन्होंने बनाया। वो परिवार डेवलपमेंट अलायंस है, वो कोई पीडी नहीं है उनका। वो केवल परिवार के विकास की बात करते हैं, किसी तरह का उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उनसे राजभर चले गए, उनसे जयंत चौधरी जी चले गए, उनसे अब पल्लवी जी जा रही है, और उनसे बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था वो उत्तर प्रदेश में चली गई। सब प्रकार के लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। वास्तव में समाजवादी पार्टी की कोई जमीन उत्तर प्रदेश में बची नहीं है और कांग्रेस के साथ भी यही है। तो इसलिए इनके लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं और ये गठबंधन धर्म नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं। गठबंधन धर्म का अर्थ यही है कि साथ स्वाभाविक रूप से लड़ते हैं और बाद में भी गठबंधन जैसा भी रहे बाद में भी ठीक उसी प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी से मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ सर, उसके बाद मैं वापस लौटूंगी आपके पास। इंदुकांत दीक्षित जी, क्योंकि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं क्या इंडी गठबंधन में कि भाई आपने सवाल किया तो हम उसका जवाब भी आपके माध्यम से डायरेक्ट नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद पूरी दुनिया को बताएंगे और ये बताएंगे कि जिन्होंने आह्वान किया वही बताए कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है भी या नहीं है। ये पल्लवी पटेल कह रही है। इधर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई गठबंधन 2022 तक ही था, 2024 का कोई गठबंधन नहीं था। तो ये क्या समझा जाए कि क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है जो हम शुरुआत से देख रहे हैं? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है मनीषा जी? जी बिल्कुल। देखिए, पल्लवी की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई और उसके खिलाफ उनके संबंध में जो समाजवादी पार्टी का रुख है वो ये स्पष्ट करता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अंत मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए, एक तो आपकी इंडी गठबंधन कोई टेक ऑफ ही प्रॉपर नहीं कर पाई। टेक ऑफ करने के बाद जब कुछ लोग जुड़ने लगे तो आप छोटे छोटे लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है भाई? कांग्रेस की अपनी स्थिति स्वयं उत्तर प्रदेश में पल्लवी से बहुत अच्छी नहीं है, सीटों के मामले में देख लें तो। और एक तरफ आप जिस बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उस बीजेपी ने एक एक छोटे छोटे लोगों को, जैसा अग्रवाल जी ने बताया आपके चर्चा में, कि सबको समेट रहे हैं। कई बार तो स्वयं कांग्रेस और उनके अन्य सहयोगी दल इसका मजाक उड़ाते हैं कि 46 गठबंधन सहयोगी में कौन कौन है जिनके पास कोई सीट नहीं है। तो सीखना चाहिए कि जिस दल का दावा है कि हम 370 खुद जीतेंगे, वो जिन दलों के पास एक सीट भी नहीं उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव की पूर्व संध्या पे जो स्वयं तमीज जी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं ये अनुचित व्यवहार है, उनको जोड़े रखेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये बातें पब्लिक में आने के पहले आप क्या कर रहे हैं? कल जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सभी ने देखा, देश भर में देखा कि हमारे पास कैंडिडेट घोषित करने के लिए पैसा नहीं है। ये क्या आपके दलों को, आपके सहयोगियों को या आपके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला बयान है? आप पूरे देश में घूम रहे हैं, आपको कैंडिडेट घोषित करने के लिए पैसा नहीं है, इसको बताने से क्या लगता है कुछ सिंपैथी मिलेगी? अरे आपके घटक दल, आपके सहयोगी आपसे बिखर रहे हैं, उनके रोकने के लिए युद्ध पैमाने पर जो कर सकते हैं करना होगा। अगर इसको नहीं करेंगे तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, सब कुछ हाथ से फिसल जाएगा। बिल्कुल इंदुकांत दीक्षित जी, और आपने कहा था कि जब व्यक्ति का अंत पास में आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति नहीं, यहाँ पर लग रहा है कि इंडी गठबंधन का अंत पास आ रहा है। देखिए मनीषा जी, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब आज जो दिख रहा है सामने, भाजपा ने या सरकार ने केंद्र की जिस भी रणनीति के तहत
खामियों का लाभ उठाकर अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से रात को एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, और आप देखिए कि चुनाव के मौके पर उनकी गिरफ्तारी हुई, और उन्हीं के चलते चूंकि 9 सम्मन हो गए और वो नहीं गए और हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट में जो रुख दिखाई दिया उसको गिरफ्तार कर हालांकि लिया। अन्ना हजारे भी लाइव आए थे, उन्होंने बोला था कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बिल्कुल। मैंने अब इसका आप विरोध भी देखिए किया था। हाँ। क्या भाजपा को कैसे ये सूट करती है राजनीति। अब सारे लोग जो कहते हैं कि बी लाइनिंग करना, वो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। अब आप देखिए चुनाव मैदान में अब जनरल इलेक्शन में जा रहे हैं, जहां पे एक तरफ जो अन्ना हजारे गुरु थे उन्होंने खुद उनको अपनी तरफ से कहा कि वो उनसे बात करना बेकार है, वो हमारी बात नहीं सुनते थे, और दूसरी तरफ जिन पार्टियों पर कांग्रेस पे आरजेडी पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल, आज वो सारी पार्टियां उनके पीछे खड़ी हैं, उनके भ्रष्टाचार को एक तरफ छोड़ते हुए। अब चुनाव में जनता देख रही है कि एक तरफ अन्ना हजारे का शिष्य, जिसको अन्ना हजारे ने बाहर का रास्ता दिखाया, उसको भ्रष्टाचारों को ढकने के लिए सारे विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं, और एक तरफ उनको गिरफ्तार करके भ्रष्टाचार खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। अब आप मनीषा अग्रवाल जी, अगर यूपी में समाजवादी पार्टी और अपना दल के आमने सामने लड़ेंगे तो लिहाजा बीजेपी के लिए लड़ाई और आसान हो जाएगी, रास्ता और आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस का तो वैसे भी जनाधार पूरी तरीके से कांग्रेस खो चुकी है, और यहाँ पर बमुश्किल ही यहाँ पर कोई रैली हुई होगी या फिर किसी प्रकार की कोई जनसभा या फिर किसी प्रकार की कोई कोशिश कांग्रेस ने की हो, तो कांग्रेस को तो हटा ही दीजिए। मुख्य विपक्षी दल यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अब ये संदेश दे रही है समाज में और साथ ही साथ राजनीतिक दलों में भी कि भाई हमारा कोई गठबंधन नहीं है। लिहाजा पल्लवी पटेल के बयान से ही साफ हो रहा है कि उनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, गठबंधन लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आमने सामने लड़ रहे हैं, तो लिहाजा इसका सीधा फायदा तो बीजेपी को पहुंचेगा या नहीं? देखिए मनीषा जी, ये समस्या 2014 के बाद से विपक्ष में शुरू हो गई है। 17 में समाजवादी पार्टी का कोई और पार्टनर था, 19 में कोई और पार्टनर था, 22 में कोई और पार्टनर था, 24 में फिर पुराना पार्टनर वापस है। आप स्थायित्व नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप समावेशी नहीं हो पा रहे हैं, आप जनता के पास बार बार पार्टनर बदल के जा रहे हैं। वोट ऐसे ट्रांसफर नहीं होता, पब्लिक तक मैसेज पहुंचाना पड़ता है। आप जो कहोगे अगर वही पब्लिक कर रही होती तो फिर आप सत्ता से बाहर नहीं होते। पल्लवी पटेल ने जितनी बड़ी जीत दर्ज की थी, मुझे लगता है उनको इसका कुछ इनाम मिलना चाहिए था, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी से मांगा होगा। उन्होंने इतने भाजपा के इतने बड़े कैंडिडेट को हराया था, तो उन्हें अकोमोडेट जरूर करना चाहिए था और उनको साथ लेके चलना चाहिए था कि वोटों का बाइफर्केशन ना हो। अपना दल है, इसको भी भाजपा 2014 से साथ में लेके चल रही है। आप देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। भाजपा ने अपना दल है, इसके 2 सांसद में से 1 सांसद को भारत सरकार में मंत्री पद दे रखा है। ऐसे थोड़ी लोगों को साथ में लेके चला जाता है। आप देखिए पल्लवी पटेल जी का आलोक रंजन जी के प्रति क्या गुस्सा था। इसका मतलब आप लोग पहले कभी बात ही नहीं करते। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब हम इसमें जाएंगे और इसकी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर पहले होता तो ये ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि जिस जनता से आपको वोट मांगने जाना है वो तो देख रही है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विपक्षी पार्टी कहेगी ना कि 2 दिन पहले ये कह रहे थे साथ नहीं है, अब फिर इसका मतलब कोई डील हो गई, कोई तालमेल हो गया। तो अगर आप इलेक्शन के एक मत नहीं हो पा रहा है, इंडी गठबंधन एक मत नहीं हो पा रहा है, बैठकें होती हैं लेकिन वहां पर कुछ तय नहीं हो पाता है। और तमजीद जी, आप ही के साथ ये सवाल भी है कि भाई क्यों नहीं तय कर पाते हैं आप लोग? ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और ना केवल ये राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद हो रहा है, उनके लिए तो चलो ठीक है, वो तो हंसेंगे भी और वो तो ये भी मखौल भी उड़ाएंगे कि चलिए ठीक है, आप तो इंडी गठबंधन कहते हैं, इन लोगों के बीच में तो खुद ही समावेश नहीं है या फिर कुछ ही सहमति नहीं है, लेकिन ये संदेश लोगों तक भी पहुंच रहा है। लोग भी ये सोचेंगे कि कल तक आप बोल रहे थे कि हम साथ हैं, आज ये बोल रहे हैं कि अब ये पूछना पड़ रहा है पल्लवी पटेल को कि आह्वान जिन्होंने किया था वो बताए कि हम हैं या नहीं है। यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, संवाद नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सवाल जवाब कर रहे हैं। तमजीद जी, तमजीद जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि आपने गलती से अपने आप को म्यूट कर लिया है, आप उसे कृपया माफ कीजिएगा। मनीषा जी, मैं कह रहा हूँ कि जनता के पास जो इस समय आवाज पहुंच रही है वो ये आवाज पहुंच रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लो धंधा दो के नाम पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ता वसूली की है। भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही व्यवस्था कायम की है। उसी तानाशाही व्यवस्था का काम है कि आज मनीष जी और इंदुकांत जी की विवेक भ्रष्ट हो चुका है।
कि जिस तरीके से यहाँ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के बड़ाई कर रहे हो, कसीदे पढ़ रहे हैं। अभी मनीष जी बोल रहे थे कि वो गठबंधन बदल के चले गए, वो बदल के चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई गठबंधन बदला नहीं। राजभर तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, नीतीश जी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। क्या आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि टीवी डिबेट पे आके जिस तरीके से बैठ के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कसीदे पढ़ते हैं? आप लोग को सोचना चाहिए। पहले भी मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर आप मर्यादा नहीं होनी चाहिए इनको। जब ये राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं तो हमें इनका सभ्य ही बने रहने दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा सर। तमजीत जी, नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं की है। मनीषा जी देखिए, वो अपना आकलन कर रहे हैं ना, वो अपना आकलन कर रहे हैं सर, वो अपना आकलन बता रहे हैं। नहीं बुरा, मनीषा जी आईना दिखलाने दीजिए। 4:1 डिबेट मत करवाइए कि 4 लोग भाजपा की तरफ से बोलेंगे, 1 लोग कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत करवाइए। अभी आप कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कुछ प्रयास करना चाहिए। आपको दिखलाई नहीं पड़ा राहुल गांधी जी मणिपुर से लेके मुंबई तक यात्रा की है, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी रैलियां की? आप लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता है वो सब चीजें? इस वजह से नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा सेट करके दे दिया उस पर आपको ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां से आप लोगों के नेता जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं सर। हमें ये भी दिखता है, हमें ये भी दिख रहा है कि जहां जहां आप लोग जा रहे हैं, जहां जहां राहुल गांधी अपने कदम पड़ रहे हैं, जहां जहां पर उनकी यात्रा निकल रही थी, नहीं वहां में वो भी दिख रहा है। फिर आप ओवरऑल सारी चीजें बात कीजिए ना सर। आपने फिर ये सवाल क्यों उठा दिया कि कांग्रेस पार्टी कोई प्रयास नहीं कर रही, जनता के बीच नहीं जा रही? जब आपको पता था तो ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? और मेरी आपसे गुजारिश है कि भाजपा आरएसएस वालों को राजनीतिक विश्लेषक बैठा के मत बैठाया कीजिए अपनी डिबेट पे। साफ साफ जनता को नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको राजनीतिक विश्लेषक बना के बैठाया जाता है, इनसे कसीदे पढ़वाए जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसा मत कीजिए। 4:1 की डिबेट मत करवाइए कि 4 लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ के साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि 4:2 या 4:1 किया जाए। इस तरह की आपकी गलतफहमी हो गई है, हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी नहीं है। तमजीत जी, अच्छा ठीक है, आप ये सवाल बता, ठीक है, मेरा सवाल है, आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ होगी अब? समाजवादी पार्टी या फिर नहीं, आप सुन तो लीजिए तमजीत जी। आप लोगों की दिक्कत ये होती है ना, आपसे जब सवाल किया जाता है तो आप सुनते नहीं है, फिर आप फौरन आ जाते हैं बीजेपी पर। नहीं, फिर आप वही राग अपने लगेंगे ना सर। नहीं तमजीत जी, अच्छा ठीक है, सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर। आप अब कांग्रेस पार्टी किसके साथ होगी? आप कांग्रेस के पार्टी के साथ ही है ना पूरा, तो कि आप समाजवादी पार्टी के साथ होगी या फिर पल्लवी पटेल के साथ? मैंने आपसे शुरू में इस बात को कह दिया है कि जो भी बयान हुआ है, बयानबाजी हुई है, समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच में हुई है। कांग्रेस पार्टी का प्रयास बिल्कुल रहेगा कि सब लोगों को एक साथ जोड़ के चुनाव लड़ा जाए, जो हमारा शुरू से प्रयास रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे और डर दिखला के जयंत को लेके चले जाएंगे, जयंत जी को लेके चले जाएंगे, फिर नीतीश कुमार जी को डर दिखता है। इसका कोई इलाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही व्यवस्था कायम रखी है, इसका नतीजा सर फिर आप लोग आ गए बीजेपी की तानाशाही पर। सर बीजेपी से बीजेपी का सवाल ले लेंगे। आपको क्यों बुरा लगता है बीजेपी की तानाशाही? ठीक है, आपका छोटा सा काउंटर देंगे, ठीक है, काउंटर के साथ ही, ठीक है, फाइनल कमेंट में ले लेती हूँ अवधेश जी। 10 सेकंड जल्दी सर, जल्दी। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही व्यवस्था ये कि इंदुकान जी और मनीष जी को यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठ के यहाँ पे भाजपा कसीदे पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सर, ये लोग पहली बार नहीं बैठे हैं सर, एक मिनट, ये पहली बार नहीं बैठे हैं। और आप किसी के विश्लेषण को लेकर इस तरह की अगर टिप्पणी करेंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुझे माफी के साथ कहना पड़ेगा सर, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर बैठे और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है सर। आपसे कम से कम ये अपेक्षाएं नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं, अवधेश जी छोटा सा काउंटर, अवधेश जी छोटा सा काउंटर आपका, जल्दी से फाइनल कमेंट के साथ छोटा सा काउंटर। मनीषा जी, मैं बस 1-2 लाइन में जवाब देना चाहता हूं कि इन लोगों ने कुछ मीडिया के एंकर्स को भी बॉयकॉट करा है ये कह के कि वो लोग देश के साथ नहीं है। ये वो पार्टी है जिसने 50 साल से ऊपर इस देश पे शासन करा है और आज ये अपना क्रिटिसिज्म। पढ़िए कसीदे मनीष जी, बैठ के कसीदे पढ़िए कसीदे शुरू कीजिए, भाजपा कसीदे पढ़ना शुरू कीजिए आप। सर कल मनीष जी से मैंने पूछा कुछ सुधार। ठीक है, सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। नहीं ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, अगर इजाजत हो तो। ठीक है मनीष जी, आप भी पढ़ दीजिए कसीदे। नहीं, देखिए अरे सर आप इंटरप्ट करना बंद कीजिए सर, मुझे मजबूरन आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। कसीदे पढ़िए, हिंदुकान जी कसीदे पढ़िए। शर्म हो तो ये बताइए कि कसीदे पढ़िए सर, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा तमजीत जी। दे दिया उन्होंने, कसीदे पढ़िए आप। इस्तीफा दे दिया।
कसीदे पढ़िए भाई आप। रोहन गुप्ता कितने जी इस्तीफे हुए? दे दिया अभी मैं आज। आपको गिरा देता हूँ कितने लोगों ने इस्तीफा भारतीय जनता सर, आप पार्टी। एक सवाल का जवाब नहीं आपको दे पा शर्म रहे है तो हैं। बताइए। तमजीद जी, आप आप एक शर्म सवाल है का तो जवाब सुनिए। नहीं दे पा रहे हैं। आप आपने ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप कांग्रेस की नहीं, आप ये नहीं बता पा रहे कि कांग्रेस किसके साथ होगी। अनुप्रिया नहीं, आप ये बता नहीं पा रहे ना। आप लोग राजनीतिक विषय तमजीद जी, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग जाएंगे या फिर आप पल्लवी पटेल के साथ जाएंगे। आप उसे जलेबी की तरह घुमा रहे हैं इस्तीफा सर। दिया कि नहीं दिया? पवन सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं दिया? गौतम गंभीर ने टिकट चुनाव लड़ने से मना किया, नहीं पता होगा इंदुकांत जी को, क्योंकि ये भाजपा के एजेंट है इसलिए यहाँ पे बैठे होंगे, इनको पता नहीं होगा। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, नहीं सर, नहीं बोल सकते, तमजीद जी, नहीं बोल सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है पवन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, आप ये कह रहे हैं कि बाकी नेताओं ने, गौतम गंभीर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो आप लोगों के भी तो नेता है ना सर, बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं ना। मनीषा जी नहीं किया क्या? ठीक है, मुझे फाइनल कमेंट लेना है। ठीक है सर, तमजीद आपके जी। चेहरे से दिखाई पड़ रही है। अवधेश जी, ठीक है, अवधेश जी बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, लेकिन जब अवधेश जी। 4:1 की डिबेट कराती है, जब 4:1 की डिबेट कराती है, दिखाई पड़ सर रही आप है। लोगों को लगेगा ही, क्योंकि आप लोगों से अपने सवाल किए हुए का जवाब नहीं दिया जा रहा, तो आप लोगों को अब यही लगेगा ना। चेहरे पे कुछ मत देखिए, आपके चेहरे पे दिख रहा है किस तरीके। आपने तो दे दिया, आपने तो दे दिया, आपने कितनी सीटों पे कैंडिडेट दे दिया भाई? आप बताइए, कितनी सीटों पे कैंडिडेट दे दिया? कितने सीटों पे कैंडिडेट दे दिया? कितने सीटों पे कैंडिडेट दे दिया आपने? कुछ भी बोलते रहिए, कुछ ठीक भी है, बोलते रहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वजह यही है और वजह साफ हो गई है कि जब चर्चा में कांग्रेस पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो अपने सवाल का जवाब ना देकर इसका पूरा ठीकरा जो है वो बीजेपी पर या फिर मीडिया पर ही आरोप मढ़ने लगते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो अब खराब हो चली है। और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।